क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हिंदी माध्यम से हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले प्रश्न के यहाँ पर 5 भाग आपको दे रखे हैं और इनको आपको क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर व्यक्त करना है। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पर दिया है, फर्स्ट भाग, पहला भाग है 140। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 140 आपको यहाँ पर दे रखा है और इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखें 140 लिख लें। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। तो पहले आपको देखना है 140 में किसका भाग जा रहा है। अब जब इस प्रकार जब हो तो आपको काटना किस तरह से है। तो सबसे पहले आप 2 का भाग देकर देखेंगे, फिर 2 का नहीं जाएगा तो फिर 3 का देखेंगे, फिर 5 का देखेंगे, फिर 7 का देखेंगे, फिर 11 का, फिर 13 का। इस तरह से यहाँ पर क्या जो भी संख्या होंगी उसमें इस तरह से आप क्रमशः भाग देकर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा तो 3 का नहीं जाएगा तो 5 का। तो सबसे पहले 2 का देंगे। तो 2 का भाग जागने का नियम क्या होता है, यदि संख्या के लास्ट में क्या है 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, 2 का भाग कब जाता है, जब संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इनमें से यदि कोई नंबर दिया है तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाता है। तो ये 140 में लास्ट में कितना इकाई अंक 0 है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 7 14 0। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर 70 आया, 70 में भी 2 का भाग जाएगा क्योंकि इसका भी इकाई अंक 0 है। तो यहाँ पर फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। ठीक है, अब 35 में 3 का भाग, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, इसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है लास्ट में। अब किसका देखेंगे 3 का। और 3 का भाग कब जाता है, 3 का भाग जाने का नियम होता है कि उसके संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यानी अंकों को जोड़ें और उसमें 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाता है। ठीक है, जैसे 35 है तो 35 मतलब 3 और 5 8, और 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का नहीं जा रहा तो अब किसका देखोगे 5 का। तो 5 का भाग जाने का नियम क्या होता है, तो 5 का भाग जाने का नियम होता है कि जो इकाई अंक है मतलब लास्ट वाला जो अंक है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई यदि है तो उसमें 5 का भाग चला जाता है। तो इसमें इकाई अंक क्या है 5 है, इसका मतलब 5 का भाग चला जाएगा। तो अब इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 7 35। ठीक है, अब 7 में तो आपको पता है कि 7 में तो 7 का ही भाग जाता है और किसी का जाता नहीं है। तो 7 एकम 7। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर क्या गुणनखंड के रूप में इसमें व्यक्त यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, इसलिए अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, 140 के गुणनखंड क्या बने यहाँ पर देखो 2 2 5 7, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये बने। अब यहाँ पर यदि आप देखें जैसे 2 है तो 2 जो है डबल बार है, 2 गुणा 2। तो आप यदि चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू में 5 और इंटू में 7। ठीक है, 5 गुणा 7। तो ये आपका आंसर इस प्रकार बन जाता है। लेकिन इन नियमों को आप क्या है पढ़ के चलेंगे। ठीक है, और साथ में बताता भी चलूंगा कैसे आपको इस सॉल्व करना है। देखें, प्रश्न नंबर 1 का भाग 2 है 156। तो 156 के आपको अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। तो पहले देखें 156 में किसका भाग जाएगा, तो 156 में 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है। ठीक है, अभी बताया था हमने। तो 2 का भाग दें इसमें तो 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, 78 आए, और 78 में भी 2 का भाग जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। ठीक है, तो 2 का 2 3 6 और 2 9 18। अब देखें यहाँ पर 39 आया, तो 39 में 2 का नहीं जाएगा। तो आप किसका देखो कि 2 का नहीं जाएगा 3 का। और 3 का नियम हमने क्या बताया था कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखो अंकों का योग तो 3 और 9 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 39 में 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9 13 है। अब 13 तो क्या अभाज्य संख्या है, इसमें तो केवल 13 का भाग ही जाएगा। तो 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13। तो इस तरह से यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने बने यहाँ पर 2 2 3 13। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब कोई डबल बार है तो उसको पावर में लिख दें, जैसे 2 गुणा 2 है तो इसको 2 की पावर 2 लिख दें, डबल बार है। और 3 गुणा 13 ऐसा कैसा, और यही हमारा आंसर इसका बन जाता है। देखें, प्रश्न नंबर 1 का भाग 3 है 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने। तो 3825 में किसका भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर
5 है, क्योंकि 2 का भाग कब जाता है, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तब 2 का भाग जाता है। 3 का भाग देखेंगे तो 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18। 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18, मतलब 18 में 3 का भाग चला जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम 3 का भाग दे लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखें 3 का भाग दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 7 है 21, 1 बचा 3 5 है 15। अब देखें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो देखो 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15, मतलब जा रहा है, तो एक बार और दे दूं, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 5 है 15। अब देखें जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो देखो 4 और 2 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब 425 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका दे के देखोगे, 5 का, और 5 का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो इसमें 5 है, इसका मतलब 5 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 4 से 5 का भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 2 बचे और 5 5 25। ठीक है, तो 85 में भी इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसका मतलब इसमें भी 5 का भाग जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 7 35, कितने आ गए 17, और 17 में तो 17 का ही भाग जाता है, 17 एकम 17। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर यदि हम देखें तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड बने वो क्या बने, 2 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर कुछ नंबर डबल बार हैं, तो 3 गुणा 3 डबल है, इसलिए 3 का स्क्वायर लिख दो, 5 इंटू 5 डबल है, इसलिए 5 का स्क्वायर लिख दो, और इंटू में 17। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा। देखें प्रश्न नंबर 1 का भाग 4 है 5005। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है, तो पहले देखें 5005 में किसका भाग जा रहा है, तो इसमें देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का, तो 5 और 5 10, तो 10 में 3 का भी नहीं जाता, इसलिए 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 एकम 5 0 0 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1001 आ गए। अब 1001 में यदि हम देखें तो 1001 में अब 5 का भाग नहीं जाएगा, और 5 का भाग नहीं जाएगा, तो अब आप अगला किसका देखेंगे, 7 का। 7 का कोई विशेष नियम नहीं बनता है, बनता है तो बड़ा होता है, उससे अच्छा कि हम देख देख लेते हैं, और इसमें 7 का भाग जा रहा है। खैर 7 का भाग दें, देखो 7 एकम 7, कितने बचे 3 बचे 30 हो गए, 7 चौको 28, कितने बचे 2 बचे 21 हो गए, 7 तिया 21। अब यहाँ पर 143, तो 143 में अब देखें हम, अब इसमें 11 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो 11 का देंगे, तो 11 एकम 11, 3 बचे 11 3 33। अब 13 में 13 का भाग ही जाता है, 13 एकम 13। तो इस तरह से यहाँ पर 5005 के जो गुणनखंड बने वो कितने बने, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। कोई यहाँ पर डबल बार वगैरह है नहीं है, इसलिए आंसर अपना यही बन जाएगा। देखें प्रश्न नंबर 1 का भाग 5 है 7429, इसके अभाज्य गुणनखंड देखना है, तो इसमें यहाँ पर किसका भाग जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले 17 का भाग जाएगा। आप जो नियम बताएं उनके अनुसार देखना, तो इसमें 17 का भाग जाता है, तो 17 का भाग देंगे, तो 17 चौको 68। ठीक है, यानी कितने बच्चे यहाँ पर अपने पास 68, मतलब 6 बच्चे। ठीक है, 6 बच्चे मतलब कितने हुआ यहाँ पर 52 हो गए, 62 हो गए। ठीक है, 17 51 यानी 3 बार। ठीक है, अब 62 में से 51 कम करेंगे, मतलब कितने 11 बच जाएंगे, तो 19 हो जाएंगे 100, और 17 17 119, मतलब 437 बच जाएंगे। अब 437 में आप देखेंगे तो 17 का भाग नहीं जाता है, आप चाहो तो देकर देख लो, 17 दूनी 34, यानी कितने बचे 5 बचे, तो 17 51 होते हैं, 57 तो नहीं होते। अब यहाँ पर क्या है, सॉरी 17 दूनी 34, मतलब कितने 6 और 3 9 बचे, तो 9 यानी 97, 97 में 17 का भाग नहीं जाता है। अब आता है यहाँ पर इसके बाद 19 का भाग जाएगा, 19 का भाग देंगे, तो 19 दूनी 38, कितने बचे 5, 57 हो गए, तो 19 की 57 23 हो गए। अब 23 में तो 23 का भाग ही जाता है, क्योंकि 23 अपने आप में अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर क्या लिख दो यहाँ पर, तो कितने 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कितने 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, यही हमारा आंसर इसका बन जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपको पता करना है, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, और इसकी हमको जांच भी करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 के आपको 3 भाग यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो पहले भाग हमारा है 26 और 91,
इनका आपको क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले जिन भी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उनके पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट प्रश्न में किया था, पहले वाले में किए थे। तो यहाँ पर 26 है तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और दूसरा नंबर का है यहाँ पर 91, तो 91 के अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो तो पहले देखो 26 किससे कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से भाग देते हैं इसमें, 2 कम 2 और 2 3 6। ठीक है, फिर कितना आया, 13 आया, और 13 में किसका भाग जा रहा है, तो 13 में 13 का ही भाग जाता है, मतलब 13 एकम 13। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें 91 है, तो 91 में किसका भाग जा रहा है, 7 का जाता है, तो 7 एकम 7 और 7 3 21, 13 आ गया। और 13 में किसका भाग जाएगा, तो 13 में 13 का भाग ही जाएगा। इस तरह से हम देखें तो 26 के गुणनखंड हैं, वो कितने बन रहे हैं, यहाँ पर 2 गुणा 13 बन रहे हैं, और 91 के जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, वो कितने बन रहे हैं, 7 गुणा 13। ठीक है, 7 गुणा 13 जी 91 गुणनखंड बन रहा है। अब इनका आपको क्या करना है, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ चाहिए, और एलसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्तक चाहिए। तो पहले हम देखते हैं एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। जब एचसीएफ देखते हैं तो आपको देखना है कि जो भी गुणनखंड निकाले आपने जिन संख्याओं के, उनमें कॉमन संख्या को ही लेते हैं, और कॉमन संख्या में क्या है, बड़ी पावर, यहाँ पर क्या है, छोटी पावर को लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, दोनों में ही होना चाहिए, उसी नंबर को लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक है, वो 13 आ जाएगा। दूसरा आपको क्या चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्त जो होता है, तो लघुत्तम समापवर्त में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो ले लिया, मतलब 13 को तो आप ले ही लोगे। अब इसके बाद जो बचे उनको भी लोगे, जैसे 2 है तो 2 और नहीं है, तो यहाँ पर 2 को ले लो। ठीक है, इधर से 7 है, तो यहाँ पर क्या है, 7 को भी यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे, और इन सभी का हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 13 दूनी 26, और 26 का गुणा किससे कर दोगे आप, 7 से कर दोगे। ठीक है, तो 26 में 7 का गुणा करते हो तो कितना आता है, 7 से 42, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 18, मतलब 182। तो ये तो आपके महत्तम और लघुत्तम आ गए, एचसीएफ और एलसीएम आ गए। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, इसकी जांच भी करना है। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जांच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, जांच। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल निकालें, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, मतलब जो संख्या दे रखी उनका गुणा करेंगे। तो संख्या कितनी, यहाँ पर क्या है, 26 और 91। तो यहाँ पर क्या है, 26 गुणा 91। अब 26 गुणा 91 करेंगे, तो 26 का गुणा करें यहाँ पर 91 में, कितना आता है, ये आपको मिलेगा 2366, 2366 इनका गुणा कर मिलेगा। आप इनका गुणा करके देखना। अब इनका उसने क्या बोल रखा है, दूसरा हमको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम, मतलब लघुत्तम गुणा महत्तम गुणा लघुत्तम। दूसरा निकालें यहाँ पर हम एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो यहाँ पर देखो एचसीएफ कितना आया था आपका, तो एचसीएफ आपका आया था 13, तो यहाँ पर आप 13 लिख देंगे। गुणा एलसीएम कितना आया था, तो एलसीएम यहाँ पर आया था आपका 182। 182 में 13 का गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 2366 ही आएगा। देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि संख्याओं का गुणनफल और उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कैसा है, बराबर है। ठीक है, दोनों की वैल्यू एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन थोड़ा इस प्रकार हम करके लिख देंगे, यहाँ पर इस प्रकार संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, यही हमको यहाँ पर उसमें शो करना था यहाँ पर। ठीक है, ये अपनी जांच हो जाती है। देखें प्रश्न नंबर 2 का भाग 2 है, 510 और 92, मतलब 510 और 92 का आपको महत्तम भी चाहिए और लघुत्तम भी चाहिए, एचसीएफ भी चाहिए और एलसीएम भी चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, इनके
गुणनखंड निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 510 के निकालेंगे और दूसरा यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 92 की निकालेंगे। ठीक है, तो 510 के निकालेंगे तो 510 में किसका भाग जा रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, तो इसका मतलब 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 होगा, 2 5 10 और 2 5 10। ठीक है, अब 255 में किसका भाग देंगे, तो 3 का भाग देकर देखो पहले, तो 5 और 5 10 और 2 12, 12 में 3 का जाता है, इसका मतलब 255 में भी 3 का चला जाएगा। तो 3 8 है 24, 1 बचा और 3 5 है 15। ठीक है, कितने हुए, 85 हुए। अब 85 में देखें तो 3 का नहीं जाएगा, अब 85 में 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। 5 या 0 होने पर 5 का भाग चला जाता है, तो 5 एकम 5 और 5 7 35। अब 17 आया, तो 17 में तो 17 का भाग ही जाता है, 17 एकम 17। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पर देखें क्या है, 92 है। तो 92 में यदि हम देखें तो किसका भाग जा रहा है, 2 का, तो 2 का भाग देंगे, 2 2 चौको 8, 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 23 है, तो 23 तो अपने आप में अभाज्य संख्या, इसलिए 23 में तो 23 का भाग ही जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम लिख दें थोड़ा सा। देखो यहाँ पर 510 के जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, वो कितनी है, 2 2 3 5 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और इस तरह यहाँ पर इधर देखें हम, यहाँ पर क्या है, 92 के गुणनखंड देखें, तो 92 गुणनखंड कितना है, 2 2 23, मतलब 2 2 डबल बार है, तो 2 की पावर 2 लिख दें, और इनटू में यहाँ पर कितने हैं, 23। ठीक है जी, अभाज्य गुणनखंड होगा, चूंकि हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने के साथ में अब इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखें यहाँ पर महत्तम, इसलिए यहाँ पर क्या है, एच सी एफ बराबर में। तो एच सी एफ क्या होता है कि जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन संख्या लेते हैं। तो कॉमन देखो, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें 2 अकेला है और इसमें 2 की पावर 2 है, मतलब अकेला है, मतलब 2 की पावर 1 है। जब एच सी एफ लेते हैं तो कॉमन में छोटी वाली पावर को शामिल करते हैं, मतलब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 को शामिल करेंगे, मतलब 2 को शामिल करेंगे। और देखें, 3 पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है, 5 पहले में है दूसरे में नहीं है, 17 पहले में है दूसरे में नहीं है, 23 दूसरे में लेकिन पहले में नहीं है, तो कॉमन अकेला क्या, 2 है। तो इनका एच सी एफ तो कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरा क्या निकालेंगे आप, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर, तो एलसीएम में जो कॉमन है, देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, और एलसीएम में कॉमन होता है तो उसमें बड़ी पावर को लेते हैं, मतलब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 को लेंगे। फिर देखें यहाँ पर 3 पहले में है दूसरे में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेंगे। कॉमन है उसमें बड़ी पावर को लेंगे, और जो बचे हैं उनको पूरे को ही ले लेते हैं एलसीएम में। 5 को भी ले लेंगे, 17 को भी ले लेंगे, और इसमें 23 बच रहा है, तो 23 को भी अपन यहाँ से ले लेंगे। और इन सभी का हम क्या कर लेंगे, फिर गुणा यहाँ पर आप करेंगे, तो 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा। इधर जैसे करेंगे तो 5 की 15 हो जाएगा, और गुणा कितना यहाँ पर 17 गुणा 23। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनका गुणा करते हैं, तो इन सभी का जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 46,920। ठीक है, 46,920 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 46,920 इनका, यदि सॉरी यहाँ पर क्या है, 46 नहीं 23 आ गया इसमें, 23,460। ठीक है, 23,460। ठीक है, ये इनका क्या जाएगा, गुणनफल आ जाएगा सभी का। तो ये आपका एल एच सी एफ आएगा और ये एल सी एम आ गया। अब दूसरा आपको क्या करना है कि जांच भी करना है, तो जांच के लिए आपको क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लें, जांच देख लें। तो जांच में क्या है कि यहाँ पर जांच है अपनी संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर किसके आना चाहिए, एच सी एफ इंटू एल सी एम के आना चाहिए। यहाँ पर जो संख्याओं का गुणा करें और बुक है एच सी एफ और एल सी एम के गुणा के बराबर मिले, तो संख्या यहाँ पर आपके पास कितनी है, देखें 510 और 92, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 510 और गुणा में 92। ठीक है, बराबर इधर एलसीएम एच सी एफ देखेंगे, तो एच सी एफ कितना यहाँ पर 2 है, और एलसीएम कितना यहाँ पर 23,460 है।
ठीक है। अब इनका आप यहाँ पर गुणा करेंगे और जो गुणा करेंगे तो वो आपस में बराबर ही आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो मिलेगा तो वो मिलेगा आपको 46,920। ठीक है, समय की बचत के लिए करने के लिए पहले ही यहाँ पर करके रख लेता हूँ गुणा। आप गुणा करके देखना यहाँ पर तो 46,920 आ जाएगा, और इनका गुणा भी करोगे तो 46,920 ही इनका गुणनफल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये जांच हो जाती है, मतलब LHS बराबर हो जाती है RHS यहाँ पर आ जाती है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाती है, तो ये प्रूव यहाँ पर हो जाता है, मतलब इसकी जांच हो जाती है, मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का भाग 3 है। 336 और 54 का आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले देखें 336 को लिखें इधर, और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और यहाँ पर क्या 54 को लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखें 336 किससे कट रहा है, कटने का मतलब किसका भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2, एक बचा 13 हो गया, 2 6 12, एक बचा 16 हो गया, 2 8 16। ठीक है, फिर यहाँ पर 168 मतलब कितने से कटेगा, 2 से, क्योंकि इसका भी इकाई अंक 8 है। 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग जाएगा तो 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 आएगा तो 42 में भी 2 का भाग जाता है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 21 में 3 का भाग जाता है, 7 से 21, और 7 में तो 7 का ही भाग जाता है, मतलब 7 एकम 7। ठीक है, इधर 54 के देखें तो 54 के गुणनखंड करेंगे तो 54 में 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक 4 है, तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 आ गए। 27 में 3 का भाग जाता है, 3 9 27, और ये तो छोटी संख्या है तो ये तो आप भाग दे ही दोगे, तो 9 में 3 का और 3 में 3 का ही जाएगा। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, 336 के जो गुणनखंड बने वो 2 2 2 2, मतलब 2 2 के कितनी है, 4 बार है, मतलब 2 की पावर 4 लिख दें, और इंटू में 3, तो यहाँ पर 3 और इंटू 7। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 54 के गुणनखंड कितने बने, तो 54 में देखें 2 तो एक ही बार है तो 2, और गुणा में यहाँ पर 3 3 3, मतलब 3 जो है वो 3 बार है, तो 3 की पावर 3 यहाँ पर हम लिख दें। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है, आपको लघुत्तम निकालना है और महत्तम निकालना है। तो पहले हम महत्तम निकालते हैं, मतलब HCF। ठीक है, HCF बराबर, तो HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं, और उसमें छोटी वाली पावर को आप लेते हैं। जैसे देखो, 2 पहले में भी है और दूसरे में भी है, और दोनों में पहले में 2 की पावर 4 है और दूसरे में 2 की पावर 1 है, तो हम छोटी पावर वाले को लेंगे, मतलब 2 की पावर 1 को आप लोगे। फिर इंटू में देखो 3 भी दोनों में कॉमन है, तो कौन से 3 को लें, तो छोटी पावर, मतलब 3 की पावर 1, तो 3 गुणा 2, मतलब 3 दूनी 6 इनका HCF आ गया। फिर आपको चाहिए क्या है, LCM चाहिए। LCM है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो LCM बराबर, तो LCM में क्या करते हैं, पहले कॉमन वाले को देखें, तो कॉमन में जैसे 2 और 2, लेकिन ये LCM में बड़ी पावर वाले को ले लेते हैं, मतलब 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 4 है, तो बड़ी पावर कौन सी है, 4 है, 2 की पावर 4 ले लो। फिर 3 देखो, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 की पावर बड़ी कौन सी है, 3, तो 3 की पावर 3। फिर यहाँ पर उसके बाद जो बचता है उसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं, भले ही भाई कॉमन ना हो, चाहे वो पहले में हो या दूसरे में, तो 7 बच रहा है, तो 7 को भी अपन यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि 2 को 4 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार लिख के गुणा करोगे, 3 3 होती है 27, और गुणा में कितना 7। अब 16 गुणा 7 गुणा 27 आप करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा 3024। तो इनका जो लघुत्तम है वो 3024 आ गया, और महत्तम कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये तो आपके आंसर हो गया। अब दूसरा आपको इसकी जांच भी करना है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, और जांच में क्या होता है, जांच अपनी है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुणा LCM। ठीक है, तब आपका आंसर सही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या क्या है, पहली संख्या 336 है और दूसरी संख्या क्या 54 है, बराबर HCF, तो HCF कितना निकाला था आपने, 6 निकाला था, और LCM, तो LCM आपने निकाला था 3024। अब इनका गुणनफल आप करके देखना, तो यहाँ पर इनका जो गुणनफल आएगा 336 और 54 का, वो आएगा 18,144।
ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 6 और 3024 का गुणा करोगे तो ये भी कितना मिलेगा, यहाँ पर 18,144 ही आपको मिलेगा। मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी है, बराबर है। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। यही हमको यहाँ पर इसमें जांच करनी थी, मतलब आपका आंसर सही है उसमें। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 के 3 भाग आपको दे रखे हैं। तो पहला भाग है 12, 15 और 21। इनके आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 12 किससे कट रहा है, 2 से भाग जा रहा है, तो 2 6 12। फिर 2 का भाग देंगे 6 में, तो 2 3 6। और फिर 3 में 3 का ही भाग जाएगा, मतलब 3 एकम 3। फिर कितने हैं, 15 है, तो ये 15 को आप लिख लेंगे। ठीक है। 15 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 3 5 है 15। ठीक है। और फिर 5 में 5 का भाग ही जाएगा, मतलब 5 एकम 5। फिर इसी तरह हम 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 21 के गुणनखंड करेंगे तो किसका भाग जा रहा है, 3 का। 30 7 है 21। ठीक है। और 7 एकम 7। ठीक है। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पर, तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड बने वो यहाँ पर 2 गुणा 2, मतलब 2 की पावर 2 और गुणा में 3। ठीक है। और 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 5। ठीक है। मतलब 3 गुणा 5। ठीक है। इसी तरह 21 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो 21 के अभाज्य गुणनखंड कितने निकाले, 3 गुणा 7। 3 गुणा में 7। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, LCM चाहिए और HCF चाहिए। तो पहले जैसे क्या है, कुछ भी निकालना है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, इसलिए HCF। ठीक है। मतलब महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि जो भी संख्या दे रखी है उनमें कॉमन वाला नंबर ही लेते हैं। जैसे 3 तीनों में ही कॉमन है, और 3 की पावर सबसे छोटी थी, चूंकि इन तीनों में ही 3 की पावर एक ही है, इसका मतलब 3 अकेला कॉमन है, तो 3 ही इनका HCF आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। दूसरा आपको क्या चाहिए, यहाँ पर LCM चाहिए। तो LCM चाहिए, तो LCM लघुत्तम समापवर्त में पहले तो आप जो कॉमन है उसको तो लिख ही लें। जैसे 3 कॉमन है तो 3 को तो एक बार लिख लेते हैं। अब क्या बचा यहाँ पर, जैसे पहले 12 के गुणनखंड में 2 का स्क्वायर बचा, और 2 और का ही नहीं है, तो 2 के स्क्वायर को भी अपन शामिल कर लेंगे। क्योंकि LCM में जो बच जाता है उन सभी को शामिल कर लेते हैं। इधर 15 में 5 बच रहा है तो 5 को भी ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है। और 21 में 7 बच रहा है तो 7 को भी ले लेंगे। इन सभी का आप गुणनखंड कर लें, गुणा कर लें, तो दे 3 गुणा 2 का वर्ग मतलब 4 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है। इनका गुणा करते हैं तो 3 चौको 12 और 12 पंच 60, और 60 गुणा 6 7 करेंगे तो 7 छंग 42, मतलब 420। तो इनका जो HCF है वो 3 है, और LCM है लघुत्तम समापवर्त है वो कितना यहाँ पर 420 है। देखें प्रश्न नंबर 3 का भाग 2 है, 17 23 और 29 का आपको LCM और HCF चाहिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करें। जैसे 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 अपने आप में ही अभाज्य है, यानी इसमें 17 का भाग ही जाता है, तो 17 एकम 17। ठीक है। अब क्या 23 है, तो 23 भी अपने आप में अभाज्य ही है, तो 23 में किसका भाग जाता है, तो 23 में 23 का भाग ही जाता है, 23 एकम 23। ठीक है। इसी तरह 29 देखें तो 29 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 29 भी अभाज्य ही है, मतलब यहाँ पर 29 में 29 का भाग ही जाता है, 29 एकम 29। तो अब इनके जैसे अभाज्य गुणनखंड में लिखूं, जैसे 17 है तो 17 के अभाज्य गुणनखंड कितने, 17 और 1 और ले लें यहाँ पर, तो 17 गुणा 1 इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ है। इसी तरह जैसे 23 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 23 गुणा 1, 23 और गुणा में 1। ठीक है। और 29 के अभाज्य गुणनखंड, तो 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 और गुणा में 1, ये 29 के अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है। अब इनका आपको क्या चाहिए, LCM चाहिए और HCF चाहिए। ठीक है। तो जैसे पहले मैं HCF निकाल देता हूँ, महत्तम समापवर्तक। तो HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है तीनों में होता है वो ही यहाँ पर लेते हैं। और तीनों में आपको क्या दिख रहा है, एक है, एक ही नंबर एक ऐसा है जो तीनों में है, मतलब यहाँ पर इनका जो HCF है वो तो एक आ जाएगा। दूसरा जैसे LCM निकालेंगे, तो LCM क्या होता है, कॉमन है उसको तो लिख ही लिया, मतलब एक को तो आ ही गया। अब इसके बाद जो बचा उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। जैसे पहले वाले में 17 बच रहा है तो 17 को लिख लिया,
दूसरे वाले में 23 बच रहा है तो 23 को लिख लो, और तीसरे वाले में 29 बच रहा है तो 29 को लिख लो। और इन तीनों संख्याओं का फिर हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। और इन तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 11,339। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, 11,339 इनका आ जाएगा यहाँ पर, इन तीनों का गुणा। ठीक है, देखें प्रश्न 3 का भाग 3 है, 8, 9 और 25, इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। तो पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करें आप। 8 में किसका भाग जा रहा है, 2 से, 2 चौको 8। फिर 4 में किसका जा रहा है, 2 का, 2 दूनी 4, और फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2। ठीक है, इसी तरह अब 9 के अभाज्य गुणनखंड करें, और 9 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3। ठीक है, फिर 25 बचे तो 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 5 का भाग जाएगा, 5 5 25, और फिर 5 में 5 का ही भाग जाता है, 5 एकम 5। ठीक है, अब इनके हम लिख लेते हैं। जैसे 8 के गुणनखंड कितने आए, तो 2 2 2, मतलब 2 2 के 3 बार हैं, तो 2 की पावर 3 अपन लिख दें, और गुणा में 1, ये वाला। ठीक है, फिर इसी तरह 9 है, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 3 3, मतलब 3 3 2 बार हैं, तो 3 की पावर 2, और गुणा में 1, ये नीचे वाला। ठीक है, इसी तरह 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने बने, तो 25 के 5 गुणा 5, मतलब 5 का पावर 2, और गुणा में 1। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालें, तो पहले आप एचसीएफ निकालेंगे, मतलब एचसीएफ यानी वो होता है जो तीनों में कॉमन होता है, और तीनों में कॉमन आपको इसमें भी क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर इनका जो एचसीएफ है वो 1 आ गया। दूसरा फिर निकालेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो लिख ही लो, मतलब 1 को तो लिख ही लो, फिर जो शेष बच गए उनको लिखें। जैसा पहले वाले में 2 की पावर 3 बच गए, तो 2 की पावर 3 लिख लेंगे। दूसरे वाले में 3 की पावर 2 बच गए, तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे। और तीसरे में यहाँ पर 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2। ठीक है, इन सभी का गुणा करेंगे। अब देखो, एक तो है ही, 2 की पावर 3 यानी कितने होते हैं, 8। 2 को 3 बार गुणा में लिखो, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इसी प्रकार 3 का वर्ग यानी कि 9, और 5 का वर्ग यानी कि 25। अब इनका गुणा कर दें यहाँ पर, तो 8 एकम 8। ठीक है, और 8 नाम 72, और 72 गुणा 25 अपन यहाँ पर कर दो। और 72 में 25 का गुणा करते हैं तो 25 दूनी 50, यानी 5 हासिल, 25 सत्ता 175, और 5 यानी 180, यानी 1800। ठीक है, तो इस तरह से इनका एचसीएफ है वो कितना, 1 है, और इनका एलसीएम है वो कितना, यहाँ पर 1800 है। देखें प्रश्न नंबर 4 है, एच सी एफ 306,657 बराबर 909 दिया है, और एलसीएम 306,657 ज्ञात करना। मतलब 306 और 657 का एचसीएफ है वो 9 है, और यहाँ पर 306 और 657 का एलसीएम आपको पता करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जमा लेते हैं इसको। पहले तो हमको दिया है वो लिख लें। ठीक है, दिया क्या है, तो हमको यहाँ पर दिया है एच सी एफ कितना, 306,657 बराबर कितना है, 9 है। ठीक है, ये आपको दिया है। अब हमको पता क्या करना है, तो हमको पता करना है कि एलसीएम 306,657। ठीक है, मतलब 657 और 306 का एलसीएम हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है, स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, तो यहाँ पर उसको नोट कर लेते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हम जानते हैं, तो यहाँ पर क्या है, संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एच सी एफ गुणा एलसीएम। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एलसीएम और एचसीएफ में संख्याओं का गुणनफल, मतलब संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर में होता है। ठीक है, अब संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या चूंकि आपको यहाँ पर दे रखी है, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 है। ठीक है, और एचसीएफ आपको 9 दी गई है, एलसीएम हमको पता करना। अब यहाँ पर क्या है, एलसीएम पता करना है, तो देखो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्या गुणा है, तो हमको एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम को यदि हम इधर ले आए, यहाँ पर एलसीएम बराबर निकालेंगे तो संख्याओं का गुणा, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, ये तो यही अपना।
अब जो HCF है ये गुणा में है तो इधर आएगा तो ये किस में जाएगा, इसके भाग में जाएगा। ठीक है, मतलब आप इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए संख्याओं के गुणनफल में यहाँ पर क्या है, HCF का भाग दे दो। ठीक है, तो इसको कर दें यहाँ पर सॉल्व। तो देखो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या कितनी है, 306 है, गुणा दूसरी संख्या कितनी है, 657, 657 दोनों संख्या गुणा बटे HCF मतलब इनका महत्तम, तो महत्तम आपको कितना दिया, 9 दिया, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इससे जितना कट जाए उतना अपन काट लें यहाँ पर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 9 से काट दें, 9 से मैं 657 को काट देता हूँ, तो 9 7 63। ठीक है, कितने बच गए यहाँ पर, 2 बच गए, मतलब 27 हो गए, तो 9 तिया 27। ठीक है, तो कितने आए यहाँ पर, 306 गुणा 73, यानी 306 में 73 का गुणा आप कर लें और आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो कर दें यहाँ पर, तो इनका जो गुणा है वो आएगा 22,338। ठीक है, 306 और 73 का आप गुणा करोगे तो 22,338 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार एलसीएम आपका कितना आ गया, 22,338 एलसीएम आ गया। इसलिए इसलिए यहाँ पर क्लियर कर दें हम, यहाँ पर एलसीएम किसका, 306 कौमा 657 बराबर में कितना हो जाएगा, 22,338। ठीक है, यही हमको यहाँ पर मालूम करना था। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 6 की पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब इसका इकाई अंक 0 आ सकता है क्या। तो यदि 0 इकाई अंक आता है तो इसका मतलब ये है कि भाई संख्या 10 से विभाजित होगी, मतलब उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। तो अपन थोड़ा सा इसको पहले नोट कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं। यदि कोई संख्या कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि क्या कोई संख्या 0 से पर यदि समाप्त हो रही है, मतलब 0 यदि उसका इकाई अंक है, तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या में 10 का भाग जरूर जाएगा। और 10 से विभाजित होगी तो इसका मतलब ये है कि 10 जो है, 10 को यदि आप देखें तो 10 जो है 2 गुणा 5 से बना है, मतलब 10 जो में का गुणनखंड यदि हम देखें तो 10 का गुणनखंड 2 भी है और 5 भी है, यानी उस संख्या में 2 का भाग भी जाएगा और 5 का भाग भी जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 6 की पावर n के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 6 की पावर n, तो 6 की पावर n के हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो ठीक है, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये 6 की पावर n में यदि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आ जाए तो अपना काम हो जाएगा यहाँ पर। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 6 होता है। अब 6 की पावर n है तो इसका मतलब 2 की पावर n और गुणा 3 की पावर n, ऐसा अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जो 6 की पावर n के जो गुणनखंड है तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 2 तो है 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 10 का भाग तो नहीं जाएगा, और 10 का भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसका अंक लास्ट वाला है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पर पहले लिख दें, इसलिए इसलिए 6 की पावर n n 5 से विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। 2 से तो हो रहा है लेकिन 5 से नहीं होगा। ठीक है, और 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो अंतिम अंक है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहां पर हम लिख देते हैं, अतः किसी भी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक
जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, बस यही अपना आंसर इसमें होगा। तो 6 की पावर अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यदि यहाँ पर क्या है, जिस इन 2 गुणा 3 है, यहाँ पर यदि 5 और आ जाता तो हो सकता था, लेकिन 5 नहीं आया, इसलिए वो नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो इनकी आपको व्याख्या करना है कि जो भाज्य संख्या है क्यों है, वो हमको व्याख्या करके चलना है। तो पहले आप ये समझ लें कि भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या की यदि हम सरल डेफिनेशन देखें तो भाज्य संख्या कि जो गुणनखंड जो होती हैं वो 2 से अधिक होती हैं। मतलब जैसे मेरी एक उदाहरण ले लूं, जैसे 13 है, 13 अभाज्य है, तो 13 के यदि आप गुणनखंड लिखोगे तो क्या लिखोगे, 13 गुणा 1। मतलब इसके यदि देखें तो इसके जो गुणनखंड में संख्या है वो कितनी है, 2 ही है, 13 और 1। तो इसके क्या है मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। और यहाँ पर ये अभाज्य संख्या है, सॉरी, ये कैसी है, अभाज्य संख्या है, मतलब भाज्य संख्या नहीं है। जबकि यहाँ पर कोई भाज्य संख्या होती है तो वह स्वयं और एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड भी रखती है। जैसे यहाँ पर मान के चलो मैं छोटी संख्या 6 ही ले लूं, तो 6 भाज्य है। क्यों है, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 में क्या 2 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है, और 6 में यहाँ पर 6 का भाग भी जाता है, और 6 में 1 का भाग भी जाता है। तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्या का भाग चला जाए, तो स्वयं और 1 के अलावा 3 और 2 का भाग जा रहा है, जबकि 13 में 13 का जा रहा है और 1 का जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य है। और जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य से विभाजित हो जाए तो वो कैसी होती है, भाज्य होती है। तो वहीं से लेके अपन को इसको चलाना है। तो पहले हम इस नंबर को ले लेते हैं, क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसमें इन बीच में प्लस है तो इन दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 मैं यहां पर कॉमन लेता हूं। 13 कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचा, 7 गुणा 11 बचा, और प्लस यहां से 13 कॉमन लिया तो यहां पर 1 बच गया। ठीक है, तो अब कितने बचे यहां पर, 13 गुणा, तो देखो 11 7 77, तो 77 और प्लस में 1। ठीक है, तो 77, तो 13 गुणा, अब 77 और 1 यानी 78। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 13 तो ये है ही। अब जो 78 को आप क्या लिख सकती हैं, तो 13 छंग 78, मतलब इसको यहां पर आप लिख सकती हो 2 गुणा 3 गुणा 13, 13 थी 39, 39 दूनी 78, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसका मतलब ये है कि इस संख्या के जो गुणनखंड हैं वो यहाँ पर क्या है, इस संख्या में 13 का, 2 का, 3 का और 3 का, मतलब 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। और 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये संख्या कैसी बनेगी, भाज्य संख्या बनेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं इस प्रकार, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। ठीक है, 2 से अधिक अधिक भाजक हैं, मतलब इस संख्या में 13, 2, 3, 13, तो इन 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य है। ठीक है, तो यह संख्या भाज्य, तो जो पहले वाली का तो अपन ने क्या व्याख्या कर दी। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला लिख लेते हैं। यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पर 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5। ठीक है, अब देखें, इनमें देखें तो यहाँ तक तो गुणा में ही, और यहाँ से प्लस 5, तो इसका मतलब दोनों में 5 कॉमन यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 कॉमन ले लो। तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 7 6 4 3 2 1, और प्लस 5 की जगह पर एक अपना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या बचेगा आपने यहाँ पर 5, और इनका हम गुणा करते हैं 7 गुणा 6 गुणा 4, इनका गुणा कर देते हैं, तो इनका जो गुणा बना वो बनेगा यहाँ पर 1008, और प्लस 1 अपना जी यही। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखें तो 5 गुणा ये कितने, 1008 और 1 यानी कितने हो जाएंगे, 1008,
9। तो यहाँ पर 1009, यानी इस संख्या, इसकी जो संख्या बनेगी स्वयं के भाग तो जाएगा ही, एक का भाग भी जाएगा, इसके अलावा इन दो संख्याओं का भाग भी इसमें जाएगा। मतलब यह संख्या भी दो से अधिक संख्याओं से विभाजित है, इसलिए यह भी कैसी है, भाज्य है। इस लाइन को अपन यहाँ पर लिख दें, तो इस तरह से लिख देंगे। इस प्रकार इस संख्या के भी दो से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह संख्या भी भाज्य है, क्योंकि दो से अधिक भाजक, इस वाली संख्या में 5 का वह भाग भी जाएगा और 1009 का भाग भी जाएगा, और स्वयं का भाग जहाँ नहीं है और एक का भाग जहाँ नहीं है, दो तो वो स्वयं है ही, एक और स्वयं, और उनके अलावा ये दो अलग आपको दिख रही हैं यहाँ पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी उसका कहने का मतलब ये है, जैसे एक क्या है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। अब यहाँ से क्या, जैसे एक ही स्थान जैसे ए है, तो ए से ही क्या रवि चलता है, और ए से ही क्या है, यहाँ पर क्या है, सोनिया यहाँ पर चलती है, जो भी पहला वाला है। तो दोनों के एक ही दिशा में और एक ही स्थान से प्रारंभ करके चलते हैं। तो उसने जो बोला है कि यहाँ पर क्या पहला जो है कौन है यहाँ पर, चक्कर लग, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है, तो सोनिया इसका एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, और रवि इसका एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। अब दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर यदि प्रारंभ किए हैं, तो कितने समय बाद पुनः यहाँ पर एक ही बिंदु पर, मतलब पुनः ए स्थान पर मिलेंगे। तो पुनः ए स्थान पर मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे समय पर मिलेंगे, जैसे कि पहला 18 मिनट में लगाता है, दूसरा 12 मिनट में लगाता है, तो दोनों ऐसे समय पर मिलेंगे जिसमें 18 और 12 दोनों का भाग चला जाए। ठीक है। जो संख्या 18 से भी विभाजित हो और 12 से भी विभाजित हो, ऐसे समय पर दोनों मिलेंगे। और 18 और 12 से विभाजित होने वाली संख्या, मतलब हमको 18 और 12 का एलसीएम चाहिए। ठीक है। तो हमको यहाँ पर पता क्या करना होगा, यहाँ पर 12, 18 व 12 का एलसीएम हमको क्या पता करना होगा। ठीक है। और 18 और 12 का एलसीएम पता करना होगा, तो पहले हम इसके गुणनखंड करें यहाँ पर। तो 18 के गुणनखंड करो आप यहाँ पर, तो 18 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, और फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 12 के गुणनखंड करेंगे, तो 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, और फिर 3 को 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 18 के जो गुणनखंड हैं, वो यहाँ पर 2 गुणा 3 की पावर 2 बना, और 12 के जो गुणनखंड हैं वो कितना बना, यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणा में 3। ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर कितना बनेगा, तो एलसीएम में देखो कॉमन, देखो पहले 2 कॉमन है, तो बड़ी पावर को लेते हैं, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 2 ले लेंगे। इसी तरह 3 भी कॉमन है, तो कॉमन में बड़ा वाला नंबर लेंगे, बड़ी वाली पावर मतलब 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 यानी 4, और 3 की पावर 2 मतलब 9, तो 9 चौको 36। यानी इसका मतलब ये है कि 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है। बस अपन थोड़ा सा इसको क्लियर करके यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए इसलिए सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद अपने प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। ये अपना आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे, यानी 36 में 18 का भाग भी चला जाएगा, तो 18 का भाग चला जाएगा, तो 18 दूनी 36, मतलब 2 चक्कर पूरे करके यहाँ पर आ जाएगा सोनिया। और दूसरी जो रवि है, तो 12 की 36, मतलब तीसरे चक्कर पूरे करके वो भी यहीं पर होगा, तो उसके एक के 2 चक्कर और एक के 3 चक्कर, और वो दोनों ए बिंदु पर यहाँ पर पुनः मिल जाएंगे। ठीक है।